गुड इवनिंग सर, वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। हमारा आज का जो सेशन है, टुडेज टॉपिक इज कॉन्स्पिरेसी चैप्टर 5 सेक्शन 120 ए एंड सेक्शन 120 बी। I would like Love Jagwani to take this session forward. Good evening, sir. This is Love Jagwani. Sir, before we Thank start the session, would you like to share something with us? डेफिनेटली अभी तक हमने जो चैप्टर 5 तक पढ़ा है वो सारा चीज़ आई होप आप लोगों ने अच्छे से एक बार रिवाइज करके समझा होगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, सेक्शन 107 से क्राइम्स बताए गए हैं आईपीसी में, व्हाट इज़ अ सब्सटेंटिव क्राइम और उसकी पनिशमेंट क्या है। तो जब भी हम आगे क्राइम्स को पढ़ने के लिए जाएं, उसके पहले जो जनरल डेफिनेशंस हैं और जनरल एक्सेप्शंस हैं उनको ज़रूर साथ में क्लियर करके रखें, क्योंकि जितने भी हम क्राइम्स पढ़ते जा रहे हैं उनको हमें कंपेयर करके देखना चाहिए कि वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में अगर उसके फैक्ट्स आते हैं, जो भी एग्जांपल हमारे सामने आएगा, तो वो क्राइम नहीं होंगे। और जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं सेक्शन में वो जनरल एक्सप्लेनेशन में डिफ़ाइन किए जा चुके हैं पहले, तो हमें उनकी मीनिंग एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आप आज का सेक्शन शुरू कर सकते हैं। Yes. Okay. Sir, our first question is, what is the introduction to the law of conspiracy in India? ओके, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, दिस इज़ प्रोवाइडेड इन द आईपीसी इन चैप्टर 5A। जो आईपीसी का चैप्टर 5 क है, उसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपराध क्या है और उसकी सज़ा क्या है ये बताया गया है। इसका जो इंट्रोडक्शन है, जैसा कि हम देख रहे हैं चैप्टर 5A और सेक्शन 120A और 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में है, ये जो साथ में 5 के साथ A जुड़ा हुआ है और सेक्शन 120 के साथ A और 120 के साथ B जुड़ा हुआ है, ये डिनोट करता है कि जब आईपीसी बनाई गई थी उस समय ये चैप्टर और ये सेक्शंस आईपीसी में नहीं थे। जब 1860 में आईपीसी बनी थी उस समय ये आईपीसी का हिस्सा नहीं थे और बाद में इन्हें आईपीसी में जोड़ा गया है। 1913 में अमेंडमेंट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ये चैप्टर जोड़ा था। इस चैप्टर को जोड़े जाने से पहले ऐसा नहीं है कॉन्स्पिरेसी के बारे में कहीं पे भी आईपीसी में उल्लेख नहीं था। अगर आप अबेटमेंट का सेक्शन 107 पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्स्पिरेसी का पहले से उल्लेख है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आया कि ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी कॉन्स्पिरेसी हुई है उसको स्पेसिफाई करना आवश्यक है और स्पेसिफिक उसको ऑफेंस बनाना ज़रूरी है, तो चैप्टर 5 जोड़ा गया है और इसमें सेक्शन 120A और 120B है। 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होगी इसे डिफाइन करता है और 120B में उसकी पनिशमेंट बताई गई है। Okay, sir. Sir, our next question is, define section 120A and 120B of IPC with some illustrations. ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है इसकी डेफिनेशन दी गई है। हम सेक्शन 120A पढ़ें अगर, तो इट सेज definition of criminal conspiracy: when two or more persons agree to do or cause to be done, first an illegal act, second an act which is not illegal. By illegal means such an agreement is designated a criminal conspiracy. ये जो फर्स्ट हाफ है इसका मतलब ये हुआ जब दो या दो से अधिक लोग, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इस सेक्शन में मिलती है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्राइम के लिए दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। अगली चीज़ जो इसमें बताई गई है, अग्री टू डू मोर। जो दो या दो से अधिक लोग एक साथ आए हैं वो इस बात के लिए सहमत होते हैं कि वो एक इलीगल एक्ट करेंगे या फिर कोई ऐसा कार्य करेंगे जो सामान्यतः इलीगल नहीं है लेकिन इलीगल माध्यम से करेंगे, अवैधानिक माध्यम से करेंगे। तो इस तरीके का अग्रीमेंट अगर उनके बीच में बनता है तो ये अग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। जो दूसरा भाग है इस सेक्शन का वो प्रोवाइजो के रूप में है। इट सेज प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement
in pursuance thereof। जो प्रोवाइजो है ये थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाता है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बन रहा है वो किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, कि किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए नहीं है, तो उस अग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा। परंतु जो अग्रीमेंट किया गया उस अग्रीमेंट के आगे अग्रसरण में कार्य करते समय जो भी व्यक्ति उस अग्रीमेंट के पक्षकार थे, जो भी उसमें पार्टीज थे, उनमें से एक, दो या दो से अधिक लोग ऐसा कोई कार्य कर जाते हैं जो अपराध है, तब उस तरीके का अग्रीमेंट फिर से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कंडीशन में आ जाएगा। मैं दोबारा से प्रोवाइजो रिपीट कर देता हूँ। पहला हिस्सा कहता है कि दो या दो से अधिक लोग अगर किसी कार्य की सहमति करते हैं और ये सहमति किसी ऑफेंस के लिए नहीं है, तो इस तरीके की सहमति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगी। परंतु ऐसी ही सहमति के कंटिन्यूएशन में जब कार्य किया जा रहा था तो उस सहमति के जो भी पक्षकार हैं उनमें से एक, दो या दो से अधिक लोगों ने कोई ऑफेंस कर दिया, इंटेंट चेंज नहीं हुआ था, सहमति जो हुई थी उसी के कंटिन्यूएशन में काम हो रहा था, लेकिन एक ऑफेंस कमिट कर दिया गया, तो उस कंडीशन में वो सहमति कॉन्स्पिरेसी की श्रेणी में आ जाएगी। इस तरीके से सेक्शन 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है। जो सेक्शन 120B है जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के दंड को बताया गया है, उसको पढ़ते हैं। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फर्स्ट पार्ट इज whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abated such offense। ये जो पहला इसका क्लॉज है, ये कहता है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कोई भी पक्षकार हैं और उनके द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी की गई है एक ऐसे ऑफेंस के लिए की गई है जिसकी सज़ा डेथ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 2 साल से अधिक रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी गई है, ऐसे ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी जिस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या दी गई है, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा, उससे ज़्यादा दी गई है, और ऐसी किसी भी कॉन्स्पिरेसी के लिए अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं, कोई सज़ा नहीं बताई गई है, तो सज़ा किस प्रकार दी जाएगी, जैसा कि उस क्राइम को अबेट करने के लिए सज़ा दी जाती। इसके लिए हमें वापस हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें जाना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, तब उस क्राइम को करने के लिए अबेटमेंट की क्या सज़ा थी, वही सज़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दी जाएगी। जो सेकेंड क्लॉज है वो है whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term exceeding 6 months or with fine with or with both। तो अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया जाना है जिसकी सज़ा ऊपर बताई गई सज़ा से भिन्न है, ऊपर क्या सज़ा बताई है, डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से ज़्यादा की जेल, अगर उसके अलावा कोई उसकी सज़ा है जो भी ऑफेंस कमिट किया जाना है, तो फिर उसकी अधिकतम सज़ा 6 महीने तक की होगी। तो इस तरीके से सेक्शन 120A और 120B में जो बेयर एक्ट में भाषा है वो बताई गई है। इलस्ट्रेशन के रूप में अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं बेयर एक्ट में ऐसा कोई विशेष इलस्ट्रेशन दिया नहीं है, एक सामान्य उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 5 लोग हैं, A, B, C, D, E। इनके द्वारा एक बैंक रॉबरी के लिए कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई। इसमें पांचों का रोल अलग अलग है। सबसे पहले A ने कहा कि बैंक की रॉबरी करनी है, मैं इसका प्लान बनाता हूँ। उसने अपने साथ ये 4 लोगों को जोड़ा। तो सबसे पहले इसमें कौन जुड़ा, A। उसका काम है
प्लानिंग। बी का रोल उसने कहा कि हमें बैंक की दीवार तोड़ करके अंदर जाना पड़ेगा, तो दीवार तोड़ेगा कौन? वो बी तोड़ेगा। सी को उसने काम दिया कि भाई जब बैंक के अंदर हम चले जाएंगे तो तिजोरी का ताला खोलने के लिए हमें कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, तो सी का काम दिया गया कि वो तिजोरी खोलेगा। डी को ये काम दिया गया कि इस पूरे घटना के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हमारी इस तरीके की योजना को कोई देख लेगा तो आप पहरेदार का काम करेंगे, आप सजग कर देंगे हमें ताकि हम सभी लोग भाग सकें। और ई को काम दिया गया कि ये सारे काम करने के लिए जब हम बैंक जाएंगे तो आप हमें गाड़ी में बैठा के ले जाओगे, जब ये सारा काम हम करके वापस आएंगे तो आपके पास गाड़ी में आप तैयार खड़े रहोगे, गाड़ी में बैठेंगे और हम वहाँ से भाग निकलेंगे। इस तरीके से ये 5 लोगों ने मिल करके योजना बनाई। तो इस तरीके की बनाई गई योजना अपने आप में कॉन्स्पिरेसी है। अगला क्वेश्चन पूछिए। Yes, sir. Sir, what is the relation between conspiracy and abatement? ओके, तो सेक्शन 107 में अबेटमेंट की डेफिनेशन बताई है चैप्टर 5 में। अबेटमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अबेटमेंट 3 प्रकार से किया जा सकता है। उसमें था कि एक प्रकार है आपको अगर कोई उकसाता है तो भी वो अबेटमेंट है, दूसरा प्रकार था कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से, और तीसरा प्रकार था एड के माध्यम से, सहायता के माध्यम से। तो उस डेफिनेशन से ही हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट का एक प्रकार है। अबेटमेंट 3 तरीके से हो सकता है, उसमें से एक तरीका कॉन्स्पिरेसी है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर अबेटमेंट जीनस है तो कॉन्स्पिरेसी उसकी एक स्पीशीज है। इसके अलावा ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि अबेटमेंट का ऑफेंस पहले से 1860 में आईपीसी का हिस्सा था। कॉन्स्पिरेसी 1913 में बाद में आईपीसी में जोड़ा गया। जब तक ये कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में नहीं था तब तक कॉन्स्पिरेसी के लिए सज़ा अबेटमेंट के अंदर ही दी जाती थी, लेकिन बाद में जब ये अलग से अपने आप में एक ऑफेंस बना दिया गया, अब ये अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी में यहाँ पर एक और अंतर है। अबेटमेंट के ऑफेंस जैसा कि हमने पढ़ा कि 3 तरीके से किया जा सकता है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और सहायता के माध्यम से। अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि अबेटमेंट की सजा तभी दी जाती है जब अबेट किया गया ऑफेंस भी कमिट कर लिया गया हो, परंतु कॉन्स्पिरेसी जब सब्सटेंटिव अपने आप में ऑफेंस बना दिया गया तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी जो क्रिमिनल लॉ की थ्योरीज हैं, जो स्टैंडर्ड थ्योरीज हैं, उससे डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ अगर आपने कोई इलीगल एक्ट या फिर कोई ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है उसे इलीगल तरीके से करने के लिए अग्रीमेंट कर लिया, अभी उस कार्य को किया नहीं है, सिर्फ अग्रीमेंट किया है कि इस इलीगल कार्य को करेंगे, तो भी अपने आप में ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। अगर ये प्रूफ किया जा सकता है कि इस तरीके का अग्रीमेंट फॉर्म हुआ तो इसकी पनिशमेंट दी जा सकती है। इसको मैं फर्दर थोड़ा क्लियर करने के लिए बताना चाहूँगा कि जब हम क्राइम की थ्योरी पढ़ते हैं तो किसी भी क्राइम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंटेंशन या मेंसरिया, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। सिर्फ मेंसरिया रखना या क्रिमिनल इंटेंट रखना अपने आप में पनिशेबल नहीं है। 120A में जो क्रिमिनल इंटेंट है एक व्यक्ति का, वो दूसरे व्यक्ति के साथ मिल करके एक अग्रीमेंट फॉर्म करता है। तो अगर सिर्फ इंटेंट है कि क्राइम करना है, अगर ए ने बी से कहा यार हमें चोरी करनी है, एक उसके मन में गिल्टी कॉन्शियस आया, गिल्टी माइंड आया कि हमें चोरी करनी है, यहाँ पर ये सिर्फ एक इंटेंट है, ये इंटेंट अपने आप में पनिशेबल नहीं होगा। लेकिन ए ने स्पेसिफाई किया कि वो चोरी क्या करना चाहता है, किस तरीके से, इस चीज के लिए बी ने अपनी सहमति दी, अग्रीमेंट फॉर्म हुआ। इस अग्रीमेंट की डेफिनेशन अगर हम बहुत क्लियर कर पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट से कर पाएंगे, जहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रपोजल आता है, स्पेसिफिक उसका एक्सेप्टेंस होता है। तो
अग्रीमेंट से यहाँ पर मतलब वही है कि सिर्फ इंटेंट नहीं रह गया, अब जो ऑफेंस किया जाना है उसको हमने स्पेसिफाई कर लिया, और स्पेसिफाई करके उस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, उस ऑफेंस को करने के लिए जो भी उसमें पार्टीज थे उन्होंने सहमति बना ली है। अपने आप में ये एक एक्ट फॉर्म करता है, उस ऑफेंस को फॉर्म नहीं करता जो ऑफेंस किया जाना है, लेकिन अग्रीमेंट फॉर्म करना अपने आप में एक एक्ट है और ये पनिशेबल होगा। इसीलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक स्पेशल ऑफेंस है जहां पर किसी ऑफेंस को करने के लिए की गई तैयारी और अग्रीमेंट अपने आप में पनिशेबल है। आई होप अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी में इतना अंतर आपको क्लियर हो गया हो। Yes, sir. Sir, our next question is, what is the difference between concealment and conspiracy? बिल्कुल, जो कंसीलमेंट है वो भी अबेटमेंट का एक प्रकार है। जो हमने तीसरा प्रकार पढ़ा है सहायता के द्वारा अबेटमेंट, इलीगल एड के द्वारा अबेटमेंट, तो उसी सहायता के अंतर्गत कंसीलमेंट भी आता है। अगर कोई ऐसा नॉलेज किसी व्यक्ति को है कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई क्राइम करने या ऑफेंस करने के लिए जा रहा है और उस जानकारी को वो ये जानते हुए भी कंसील कर लेता है, तो ये माना जाता है कि उसने उस ऑफेंस को किए जाने में सहायता की है। तो कंसीलमेंट अबेटमेंट का एक प्रकार है, कॉन्स्पिरेसी भी अबेटमेंट का एक प्रकार है, लेकिन यहाँ पर जो भी कॉन्स्पिरेसी के पक्षकार हैं उन्हें वो जानकारी है कि ऑफेंस क्या किया जाना है, और उस ऑफेंस को किए जाने में उन्होंने सीधे सीधे अपनी सहमति भी दी है कि इस ऑफेंस को हम करेंगे। Okay. Sir, our next question is, compare conspiracy with section 34 and section 149 of IPC. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 120A पढ़ते हैं वहाँ 2 और 2 से अधिक लोगों की बात है। यहाँ पे किसी इंडिविजुअल द्वारा किए गए क्राइम की बात नहीं हो रही है। इस क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। और आईपीसी में डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 34 भी यही बात करता है कि 2 या 2 से अधिक लोग अगर मिलकर के सामान्य आशय से, कॉमन इंटेंशन के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसे उस ऑफेंस के लिए सभी को इक्वली लायबल ठहराया जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 34 और 120A के बीच अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है सेक्शन 34 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आता है। वो अपने आप में एक अपराध नहीं है, वो सिर्फ ये डिफाइन करता है कि यदि 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके सामान्य आशय से कोई कार्य करेंगे तो उस किए गए आपराधिक कार्य के लिए वो एक बराबर रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जबकि 120A और 120B जो बात करते हैं वहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोगों ने जिस इलीगल एक्ट को करने के लिए सहमति दी है उसके लिए इक्वली लायबल तो हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अपराध है। इसके लिए कोई उन्हें अलग से कोई अन्य ऑफेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना अपने आप में अपराध है और इसके लिए उनको पनिश किया जा सकता है। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन 34 में जो कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, इंटेंट किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने से ठीक पहले जो भी मना स्थिति होती है उस क्राइम को करने वाले की, उसको कहा गया है। जो इंटेंशन है वो अचानक भी पैदा हो सकता है, ऑन द स्पॉट पैदा हो सकता है। उसके लिए आपको पहले से एक दूसरे को जानना तक आवश्यक नहीं है। मान लीजिए किसी एक स्थान पर 3 लोग हैं और उनके बीच में झगड़ा हो गया। ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सी के खिलाफ उनको इतना गुस्सा आया, उनने देखा कि ए मार रहा है सी को, तो बी ने भी साथ में कहा कि मैं भी मारूंगा, और दोनों का ये सामान्य आशय आ गया कि दोनों मिलकर के उसकी हत्या कर देंगे। तो वहां पर वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, बस दोनों ने एक साथ मारना शुरू किया, दोनों का एक साथ इंटेंट आया कि हम सी की हत्या कर देंगे, और उन्होंने सी की हत्या कर दी। तो इस तरीके की हत्या के लिए कॉमन इंटेंशन के होते हुए वो दोनों लोग इक्वली लायबल होंगे। यहाँ पर वो जो इलीगल एक्ट है वो कमिट हुआ भी, और प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स भी नहीं थी, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी के मामले में प्री मीटिंग ऑफ माइंड आवश्यक है।
जब कभी भी आप किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले से एक दूसरे के साथ बैठे, आपने योजना बनाई, योजना के लिए आपने सहमति तैयार की। तो इस तरीके से प्री मीटिंग ऑफ माइंड यहाँ आवश्यक हो जाता है। ये एक और डिफरेंस है सेक्शन 34 और सेक्शन 120 ए और 120 बी में। जो अगला आपका सेक्शन 149 जो है, उससे अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डिफरेंस की बात करें तो 149 5 या 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग के बारे में है, और जो पब्लिक न्यूसेंस होता है उसके बाद अनलॉफुल असेंबली होती है। अनलॉफुल असेंबली के फर्दरेंस में पब्लिक न्यूसेंस किया जाता है, उससे रिलेटेड ऑफेंस है। उसमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी स्थान पर किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए 5 या अधिक लोग इकट्ठे होते हैं तो अपने आप में वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट माना जाता है, और जो भी उस ऑब्जेक्ट में आप काम करेंगे उसके लिए सभी लोग बराबर रूप से लायबल ठहराए जाएंगे। 149 अपने आप में एक अपराध है क्योंकि आप एक अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बन रहे हैं। अब यहाँ पर 120 ए और बी और 149 में डिफरेंस ये है कि 120 जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताई गई है, वहाँ पर आप पहले से तैयारी करके एक अग्रीमेंट फॉर्म करते हैं कि हम एक इलीगल एक्ट करेंगे। यहाँ पर अग्रीमेंट प्री मीटिंग ऑफ माइंड से जनरेट हो रहा है। लेकिन 149 में अगर एक असेंबली को अनलॉफुल ठहराया गया है, भले आप जानते भी नहीं कि वहाँ पर क्या क्रिमिनल एक्ट होने वाला है, आपने उसमें सहमति दी कि नहीं दी, बस आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, उस अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेट किया है। उस अनलॉफुल असेंबली में आपने कोई गलत काम किया भी नहीं, किसी अन्य व्यक्ति ने गलत काम किया है, तो भी आप उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल के बेसिस पे इक्वली लायबल ठहराए जाते हैं। सो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वहाँ एक्टिव प्री मीटिंग ऑफ माइंड से इलीगल एक्ट के लिए सहमति दी गई है। 149 में सिर्फ आप एक अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बन गए, इससे ही जो उस अनलॉफुल असेंबली ने कोई अपराध किया उसके लिए आप दायित्वाधीन आ जाते हैं। वहाँ पर भी ज़रूरी है दो चीज़ें, अनलॉफुल असेंबली में का हिस्सा बनने के लिए सज़ा अलग दी गई है, और अनलॉफुल असेंबली ने अगर कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध के लिए सज़ा अलग दी गई है। Okay, sir. Sir, our last question is, if the mere intention of one person to commit a crime is not criminal, then why should the agreement of two person to do it make it a criminal? Make it criminal, sir. बिल्कुल, जैसा अभी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि किसी भी क्राइम को करने का इंटेंट रखना, सिर्फ मेंसरिया रखना, सिर्फ मेंटल एलिमेंट रखना पनिशेबल नहीं है, क्योंकि उसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। किसी भी इंडिविजुअल की अगर सिर्फ मेंसरिया है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हम चोरी करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये इंटेंट रखना अपने आप में पनिशेबल नहीं है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी का जो ये चैप्टर है, ये कहीं ना कहीं इसका एक्सेप्शन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अग्रीमेंट एक फॉर्म होता है, ओवर्ट एक्ट नहीं होता। इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपने कॉन्स्पिरेसी करके अपराध किया तब आपको सजा मिलेगी। इसमें तो ये कहा गया है कि अगर आपने कॉन्स्पिरेसी की तो भी आपको सजा मिलेगी। उसके पीछे कारण ये है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मुझे भी तुरंत ऐसा समझ में आ रहा है जो शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल में कोई बदमाशी करते हैं, अकेले जब करते हैं तो बहुत डर लगता है, लेकिन जब हमारे साथ कोई फ्रेंड रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ताकत आ जाती है। तो कॉन्स्पिरेसी को इस तरीके से ऑफेंस बनाने के पीछे उद्देश्य ही यही है कि अगर इंडिविजुअल के मन में कोई इलीगल एक्ट करने की मंशा आती है, कोई मेंसरिया आती है, तो उसके मन में भय होता है। वो अकेले उस कार्य को करने के लिए शायद मेंसरिया होने के बाद भी आगे ना बढ़े, लेकिन जैसे ही उसको किसी की सहायता मिल जाती है और सहमति भी मिल जाती है, अगर कोई उसके साथ वही गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, इसके लिए मैं सहमत हूँ, तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी फॉर्म करते ही हमारे सामने ये संभावना बढ़ जाती है कि वो ऑफेंस हो ही जाएगा। इसीलिए
कॉन्स्पिरेसी को अपने आप में एक अपराध बनाया गया है। आई होप मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको। यस सर। अब एक चीज़ और इसमें मुझे ऐड करनी थी जो स्टार्ट में रह गई है कि जब हम सेक्शन 120A की डेफिनेशन पढ़ते हैं वहाँ पर इलीगल एक्ट की बात की गई है। डेफिनेशन में ऑफेंस नहीं कहा गया है कि हम किसी ऑफेंस को करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। और इलीगल एक्ट, मैंने शुरुआत में कहा कि हमें डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। आप इलीगल एक्ट की डेफिनेशन अगर ढूंढने जाएंगे आईपीसी में तो सेक्शन 43 में इलीगल एक्ट की डेफिनेशन दी गई हुई है। जो जनरल एक्सप्लेनेशन के क्लॉजेस हैं सेक्शन 43 में इलीगल बताया गया है। क्या है? वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू whatever it is illegal in him to omit। जो डेफिनेशन है सेक्शन 43 की वो क्लैरिफाई करती है कि इलीगल का मतलब किसी ऐसे अपराध से है जिसको कानूनी रूप से आप करने से प्रोहिबिटेड है। दूसरा, अगर कोई ऐसा गलत कार्य है जिसके लिए आपके खिलाफ सिविल एक्शन भी हो सकता है। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलीगल एक्ट में सिविल रॉन्ग भी कवर होते हैं। अगर आप किसी के खिलाफ सिविल रॉन्ग करने की भी कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो ये अपने आप में एक अपराध है। और अगला इसमें आगे ये बताया हुआ है कि अगर आप लीगल ड्यूटी थी किसी चीज़ को करने की, उसका इलीगल ओमिशन करते हैं तो वो भी एक इलीगल एक्ट है अपने आप में। Thank you, sir. Sir, now I would request Kulwan to take this session to the end. थैंक यू सर फॉर टुडेज सेशन। आपने हमें बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशंस के साथ कॉन्स्पिरेसी समझाया, तो उसके लिए थैंक यू। हम बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट सेशन के लिए वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।